प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है बच्चों चैप्टर नंबर 3 को। इसमें 2 लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अभी आज का लेक्चर होने वाला है 3rd लेक्चर। और इसमें हमें किसके बारे में स्टडी करना है? तो दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, कवर करने वाले हैं। और उसी के साथ ही हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों, उनको भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और इसी के साथ ही और हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। तो इनको हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे स्टडी करना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो चलो फिर देरी नहीं करेंगे, हम शुरू कर देते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आपको कहाँ पर आ जाना है, चलो बता देती हूँ। तो पेज नंबर 62 हो गया, 63 हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 63 है ना, ये 64 पर आप सभी लोगों को आ जाना है। कहाँ पर आना है प्यारे दोस्तों, 64 पर आ जाना है। ओके, अब मैं पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करूँ उसके पहले एक चीज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन, है ना। मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में ये जरूर मैं कंफर्म कर दूंगी। तो बच्चों ये यही होता है ना, ईडियम, ठीक है, कि ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैसे कि जो सोल ट्रेडर होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो हर चीज को मैनेज करता है, लेकिन मास्टर वो किसी में भी नहीं होता है, एक्सपर्ट वो किसी में भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। चलो, तो मास्टर ऑफ नन ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या दिया है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो चलो पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में हम समझ लेते हैं कि भैया पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता था कि एक अकेला पर्सन ही बिजनेस को हैंडल कर रहा होता था, ओन मैनेज सब कुछ वो अकेला पर्सन करता था। लेकिन अभी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है कि यहाँ पे कोई अकेला पर्सन नहीं होगा, मतलब मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही बिजनेस को शुरू करने के लिए। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, बाकी और भी उससे ज्यादा लोग क्या हो सकते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वो एक साथ आते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बिजनेस को जॉइंटली वो लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ऐसे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है। तो आज इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व, मतलब ये क्यों आया है ना, मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न तो हमारे पास था ही, फिर ये पार्टनरशिप को हमें क्यों लाना पड़ा, क्योंकि देखो दोस्तों हमने ऊपर देखे थे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बहुत सारे लिमिटेशंस, यानी कि डीमेरिट्स भी हमने देखे थे, है ना। जैसे एक डीमेरिट्स कैसा था कि लिमिटेड कैपिटल होता था, है ना। अगर कोई बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता था तो वो नहीं कर पाता था, ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंस, है ना, क्योंकि उसके पास कैपिटल ही नहीं होता था, ठीक है, उतना वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से बिजनेस वो एक्सपांड नहीं कर सकता था। और भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा, पार्टनरशिप को लाना पड़ा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैनेजरियल इनेबिलिटी भी थी वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। तो ये सारी चीजें हमें दोबारा से मतलब फेस ना करनी पड़ी, इसके लिए हमें किसको लाना पड़ा बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म को लाना पड़ा। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो द नीड ऑफ एडिंग मोर इंडिविजुअल्स इन बिजनेस अराइजेज ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोप्रिएटरी कंसर्न एट नेक्स्ट लेवल, यानी कि अगर हमें प्रोप्रिएटरी कंसर्न को आगे लेकर के जाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्टनर्स आएंगे तभी तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस क्या होगा, एक्सपांड होगा। एडिशन और एडमिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस गिव बर्थ टू पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था ना बच्चों की, ये मेरी मिठाई की दुकान है, आ जाओ, ये मेरी मिठाई की दुकान है। अब मैंने क्या सोचा कि मुझे ना अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ कैसे, अरे मैं तो अकेली पर्सन हूँ, मैं कैसे इतनी सारी चीजों को हैंडल कर पाऊंगी। अब ऐसा मैं सोच ही रही थी, तब तक मेरी दोस्त मुझे मिल गई, है ना। वो भी ऐसे खाली बैठी हुई थी, उसको जॉब नहीं करना था, तो जॉब उसने 1-2 महीने मान लो करा था, ठीक है, और उसको जॉब नहीं करना था, वैसे वो भी कुछ सोच रही थी। तो उसने मुझे फोन लगाया और उसने अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर की। तो मैंने बोला ये तो अच्छा आइडिया है, अब क्योंकि मुझे भी अपना बिजनेस एक्सपांड करना था और मुझे एक लड़की मिल रही है, पार्टनर भी मिल रही है ना। अगर ये मेरे साथ आ जाएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जन मिल करके इस मिठाई की दुकान को और आगे हम बढ़ा सकते हैं राइट। तो मैंने अपने आइडिया जो है वो अपने दोस्त के साथ शेयर किया और ये जो मेरी दोस्त है वो राजी हो गई कि ठीक है मैं तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी, तुझे भी कैपिटल चाहिए और मुझे भी काम चाहिए, तो चलो हम दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इस मिठाई की दुकान को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किया, मेरा
मेरा जो एग्जिस्टिंग फर्म था उसमें मैंने उसको एडमिट कर लिया, एडमिशन दे दिया कि भाई तू भी आ जा मेरे साथ बिजनेस करने के लिए, लेकिन हाँ याद रखियो तुझे क्या करना है, तुझे इस बिजनेस में मतलब सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ये नहीं कि तू मेरी दोस्त है तो बस ऐसे ही नहीं, तुझे कैपिटल लाना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हम दोनों शेयर करेंगे, लॉस होगा तो हम दोनों के बीच में बांटा जाएगा, कोई रिस्क है तो दोनों जन मिलकर के लेंगे। इस बात पे हमने एग्री किया और हमने बिजनेस को शुरू किया। तो ये क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों वही बातें दी गई थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसका मीनिंग, है ना। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, चलो मीनिंग की बात कर लेते हैं। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाई मोर देन वन पर्सन, जब एक से ज्यादा लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, हैंडल करते हैं, तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उनको ये लोग शेयर करते हैं, लाइबिलिटी को भी मतलब दोनों जन के खाते में जाएगा अगर कुछ कर्जा वगैरह हुआ तो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के बिजनेस को ही पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप देख सकते हो दोनों ही थोड़े मतलब दोनों ही 2 लाइन के हैं, तो आपको कौन सा याद करना है वो आप डिसाइड कर लो। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज, क्या कहता है ये एक्ट, चलो इसको भी देख ही लेते हैं, है ना। वैसे तो आपको पूरा डिट्टो याद करना है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये है इसका डेफिनेशन, इसको जैसे तैसे याद कर लेना, मतलब जैसा दिया वैसे याद करना, तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे वरना फिर नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, ठीक है, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्संस कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain, ठीक है। तो आप देख लेना आपको कौन सा पढ़ना है इन दोनों में से। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। कुछ टर्म्स हमें पता रहेंगे तभी तो आगे सारी चीजों को समझ पाएंगे बच्चों। क्या है यहाँ पे पार्टनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर, पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो पर्सन्स हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। जैसे मेरा बिजनेस था, मैंने अपनी फ्रेंड को यहाँ पे लेकर के आ गई, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, मिल करके इस बिजनेस को चला रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे भाई, पार्टनर कहलाएंगे। तो ये होता है पार्टनर का मतलब कि पर्सन जो क्या करता है बिजनेस में एंटर करता है ना, इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली, उनको इंडिविजुअली क्या कहा जाता है बच्चे, पार्टनर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, तो पर्सन who have entered into partnership with one another are collectively known as partnership firm। मतलब देखो बच्चों, फर्म किसको कहा जाएगा, कलेक्टिवली, यानी हम दोनों, मैं और मेरी दोस्त A एंड B, ठीक है, मतलब A और B दोनों जन आ गए तो ये क्या कहलाएगा, फॉर्म कहलाएगा। लेकिन इंडिविजुअली यानी मैं अकेले पार्टनर, वो अकेले पार्टनर, बट कलेक्टिवली हम दोनों क्या हो जाएंगे, फॉर्म कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म नेम। तो फॉर्म का नाम जो होता है उसको नेम बोलते हैं कि द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड और इज कॉल्ड एज फर्म नेम, यानी जिस नाम पे बिजनेस को चलाया जा रहा है दैट इज योर फर्म नेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट हम देख लेते हैं। अब देखो, मुंह से बोली हुई बात पे बच्चे कोई मतलब भरोसा नहीं होता है। आज तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हमारा जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट रहेगा उस हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, मतलब हमारे बीच में ये बातें हो गई, लेकिन मुंह से बोली हुई बात इसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि आगे चल करके उसके मन में आ जाए डिसऑनेस्टी, मतलब बेईमानी आ जाए और वो बोल दे कि नहीं ऐसा थोड़ी ना हमने कहा था कि हम आधा आधा शेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो। अब तो मेरा दिमाग सटका, भाई ये क्या बोल रही, तूने पहले क्या कहा था कि कैपिटल जिस हिसाब से लगाया जाएगा उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर किया जाएगा, लेकिन अब आ गई ये आधे आधे पे, है ना। तब ये ऐसा में तो मेरा नुकसान हो जाएगा कि भाई ऐसा तुमने मतलब पहले जो बोला था और अभी जो बोल रही हो उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे में क्या होगा, मेरा कितना सारा लॉस हो जाएगा। तो क्या करना बेहतर है बताओ, अब बेहतर यही होगा कि स्टार्टिंग में ही मैं एग्रीमेंट करवा लूँ, पार्टनरशिप डीड बनवा लूँ, ताकि आगे चल करके वो अपनी बात बदलती भी है तो मैं दिखा दूंगी, ये ले प्रूफ, तूने इधर साइन करा था, देख ले कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट क्या होता है कि द टर्म्स एंड कंडीशन, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग बच्चों मेंशन होते हैं, है ना, लिख करके उसी को पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, समझे। तो आगे अगर आप भी कोई बिजनेस करोगे तो भाई देख लो, मुंह से बोली हुई बात पे भरोसा नहीं होता, है ना। बोल दिए क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे, है ना। बोल देगी कि अभी आधा आधा शेयर करेंगे, तो मैंने बोला तूने तो ऐसा बोला था, उसने बोला कब बोला था मुझे तो याद नहीं, तो मैं तो यहाँ पे झूठी पड़ जाऊंगी ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को एग्रीमेंट बनवा ही लेना चाहिए।
ताकि वो आगे चल करके बात बदले तो भी हमारे पास प्रूफ रहेगा कि भैया देखो तुमने क्या कहा था। चलिए फीचर्स हम देख लेते हैं इसके। टोटल कितने फीचर्स हैं भाई? टोटल है यहाँ पे, अरे बहुत फीचर्स है लगता है, टर्मिशन 12 फीचर्स। चलो कोई बात नहीं, आजा देखेंगे फीचर्स मतलब इनकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु आर कंडक्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कैसे बनता है, मतलब जब मैं और मेरे फ्रेंड ने एग्री किया, हम दोनों एक चीज को लेकर के सहमत हुए, तभी जाके ये पार्टनरशिप फॉर्म है वो एग्जिस्टेंस में आया। मतलब वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ अस। अगर हम एग्री नहीं करेंगे तो फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा ही नहीं। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है ना। तो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मे बी ओरल और रिटेन, मतलब जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है ना। बट मैं बताना चाहूंगी भाई रिटेन करवाने में ही भलाई है, क्योंकि आगे चल करके कोई बदल जाए किसी का कुछ भरोसा को नहीं, है ना। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल। देखो ये भी बोल रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सुनो क्या करना चाहिए, रिटेन एग्रीमेंट बनवा लो, सबसे अच्छी बात यही रहेगी। चलिए जॉइंट ओनरशिप की बच्चों हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो ओनरशिप है वो कैसा होता है, जॉइंट होता है ना। हम दोनों मालिक हैं भाई, हम दोनों इस बिजनेस के मालिक हैं, कोई डिसीजन लेना हुआ हम दोनों मिलकर के लेंगे, है ना, इस तरीके से। तो द पार्टनरशिप फॉर्म इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टनर्स, दोनों जन मालिक है। द पार्टनर्स हैव टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर पर्सनल यूज, है ना। मतलब जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो हम बस बिजनेस में ही यूज करेंगे, पर्सनल यूज नहीं करेंगे, ऐसा है यहाँ पे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोल ट्रेडर चाहे तो वो अपने बिजनेस प्रॉपर्टी का यूज पर्सनल कामों के लिए कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पार्टनर है ना। मतलब ये जो भी पैसा रहेगा वो बिजनेस में ही लगाया जाएगा। तुम्हारा कुछ घर का काम है तो वो तुम अपने से करो, जो तुमको प्रॉफिट मिल रहा है वहां से करो, बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज कतई नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट जॉइंट मैनेजमेंट। बच्चे जॉइंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, भाई मैनेज भी कर रहे हैं तो जॉइंटली ही तो कर रहे हैं। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हम ऐसा नहीं बोल सकते, मैं ऐसे नहीं बोल सकती अपनी फ्रेंड को, उसने कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं बोलूंगी कि नहीं तू डिसीजन नहीं ले सकती, मैं अकेले डिसीजन लूंगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्या करना पड़ेगा, मतलब वो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा सबका, जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उन सबका, ठीक है। वन और मोर पार्टनर्स में एग्री टू मैनेज बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स इन द फर्म। और ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, मान लीजिए बिजनेस में पांच पार्टनर्स है, ठीक है। अब एक पार्टनर जो है वो थोड़ा सा मतलब उसको काम नहीं करना, तो वो क्या कर सकता है, अपने बिहाफ पे दूसरे को बोल सकता है कि तुम क्या कर लो, मेरे बिहाफ पे क्या कर लो, डिसीजन ले लो, चीजों को मैनेज कर लो। तो वो इस तरीके से यहाँ पर चीजें चल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, लॉफुल बिजनेस, है ना बच्चे। ये क्या होता है, ये लॉफुल बिजनेस होता है, क्यों, चलो देखते हैं। एवरी पार्टनरशिप मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनली, राइट। द पार्टनरशिप शुड नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब जो लॉ ने मना किया है वो बिजनेस नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। यानी लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, बिजनेस करना है। द पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्म टू कैरी आउट एनी अनलॉफुल बिजनेस, ठीक है। अनलॉफुल बिजनेस नहीं करना है ना, वरना आप लोगों ने सोचा चलो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप हथियारों की खरीद बिक्री कर रहे हो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से स्मगलिंग कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है। आप जो भी वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग इट शुड बी लॉफुल, यानी ये कैसा होना चाहिए, मतलब कानून की नजर में वो अच्छा होना चाहिए, अगर खराब हुआ तो पकड़े जाओगे। तो पार्टनरशिप फॉर्म टू स्मगल, किसके लिए, स्मगल गुड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मगलिंग कर रहे हो, इलीगल आर्म्स को बेच रहे हो, मतलब हथियार जो है वो इलीगल तरीके से आप बेच रहे हो, तो भाई ये स्वीकार्य नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। फिर आपका ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप तो यहाँ पे इलीगल बिजनेस कर रहे हो जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। चलिए लाइबिलिटी की बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं। एंड लाइबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है। तो द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, जॉइंट होता है, एज वेल एज बच्चे कैसा होता है, सेवरल होता है। अब इन तीनों का अलग अलग हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। तो अनलिमिटेड का मतलब तो आपको पता ही है कि जब बिजनेस के असेट सफिशिएंट नहीं होते हैं रीपे करने के लिए, तो फिर क्या करना होता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है पार्टनर्स उनका यूज कर सकते हैं उन क्लेम्स को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। ये हो सकता है बच्चों। जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ईच एंड एवरी पार्टनर जो है वो जॉइंटली लाइबल है विथ अदर पार्टनर्स फॉर द डेट ऑफ द फर्म, ठीक है।
वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स एज एजेंट्स ऑफ द फर्म। यानी कि अगर देखो यहाँ पे क्या है कि जॉइंटली लायबल है, मतलब कोई भी बिजनेस में गड़बड़ घोटाला होता है, अगर किसी एक पार्टनर ने भी गड़बड़ करी है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है, तो हर एक को क्या करना पड़ेगा भाई, भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये होता है जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई गलती तो तूने करी थी, तुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम पार्टनर थे भाई। तो अगर किसी ने कोई गलती भी की है या फिर मतलब अगर उसके साथ तो कुछ नुकसान हुआ है उससे, तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, वी ऑल आर इक्वली लाइबल फॉर दैट। ठीक है, तो ये होता है इसका मीनिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ पर थे हम, यहाँ पे थे ना, कि जॉइंटली लाइबल विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट ऑफ द फर्म वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ, खुद से नुकसान करा हो, या फिर ऑफ अदर पार्टनर्स एज एजेंट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, चलिए सेवरल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो ये इंडिकेट करता है कि ईच एंड एवरी पार्टनर इज इंडिविजुअली एंड सेपरेटली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स एज एजेंट्स ऑफ द फर्म। ये लगभग देखोगे तो ये इसी से मिलता जुलता है बच्चों, दोनों में वही सेम बात ही बोली जा रही है। क्या देखते हैं यहाँ पे, जॉइंटली लाइबल विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट ऑफ द फर्म वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स एज एजेंट्स ऑफ द फर्म। सेवरल लाइबिलिटी में क्या बताया जा रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ईच एंड एवरी पार्टनर इज इंडिविजुअली एंड सेपरेटली, मतलब अकेले और सेपरेटली क्या है, लाइबल है फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, यानी वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स एज एजेंट्स ऑफ द फर्म। यानी अगर आप देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो ये आपको लगभग सेम ही दिखेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, तो आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। देखो इसमें क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताया था कि ईच एंड एवरी पार्टनर क्या है, वो जॉइंटली लाइबल है ना, विथ अदर पार्टनर्स फॉर द डेट ऑफ द फर्म। यानी फर्म का कोई डेट है तो भाई उसके लिए क्या है, ये लोग जॉइंटली बच्चों क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना। वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ, खुद से मतलब खुद वो जैसे खुद से उन्होंने नुकसान करा हो, या फिर और बाय अदर पार्टनर्स एज एजेंट्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, सेवरली में देखो क्या बताता है कि ईच एंड एवरी पार्टनर जो है वो इंडिविजुअली एंड सेपरेटली, मतलब इंडिविजुअली एंड सेपरेटली हर एक पार्टनर लाइबल है, किसके लिए लाइबल है, डेट्स ऑफ द फर्म वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स एज एजेंट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये दोनों लगभग सेम है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ओके, क्लियर हुआ। अब एक्सप्लेनेशन बच्चों जब भी आप इसका लिखोगे ना, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों ही डिफाइन करना पड़ेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपको एग्जाम में याद आता है तो लिखो, वरना बस अगर आपने इतना लिख दिया ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, ये आप फीचर ऐड कर दो और फिर उसका एक्सप्लेनेशन तो आप जानते हो, तो ये आप अपने एग्जाम में लिख दोगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि अच्छा ये दोनों हमको तो याद नहीं हो रहा, हमें एग्जाम में याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेंशन लेने का नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिख करके उसका एक्सप्लेनेशन लिख दो और बस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फीचर्स यानी क्या होता है, उसके बारे में, उसकी विशेषता क्या है ना, तो फीचर्स में अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर आ सकता है। चलिए नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे बच्चे, तो पार्टनर्स कितने होते हैं उनका नंबर देख लो। तो अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव मिनिमम 2 पर्सन, है ना, कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम पार्टनर्स परमिटेड आर 50। ठीक है, समझ में आया, मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए भाई, 50 से ज्यादा नहीं, और मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए, 2 लोग रहेंगे तभी तो बिजनेस शुरू करोगे। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, बच्चों ये कैसे होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, है ना, ये हमको समझ लेना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये होता है, सुनो ध्यान से, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी हर एक पार्टनर क्या होता है, जॉइंट ओनर होता है बिजनेस का। एंड पार्टनर्स टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कहने का मतलब सीधा सा क्या है, देखो पहले आप ये समझो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यानी देखो जितने भी पार्टनर्स रहेंगे, है ना, वो देखो मैनेज भी करते हैं चीजों को, अगर किसी के साथ कुछ बातें करनी होती है तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि हर एक पार्टनर क्या होता है, जॉइंट ओनर होता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट में हर एक पार्टनर क्या करते हैं बच्चों, पार्ट लेते हैं। ठीक है, दस एवरी पार्टनर अज्यूम्स 2 रोल्स इन बिजनेस, तो हर एक पार्टनर को हमेशा अज्यूम कर सकते हैं 2 रोल होता है। पहला कि टू ईच अदर विद इन फर्म दे आर एक्टिंग एज प्रिंसिपल, यानी फर्म के अंदर वो प्रिंसिपल के तौर पे काम करेंगे, यानी मुख्य मेन होंगे। एंड वाइल डीलिंग विद आउटसाइडर, जब वो मतलब आउटसाइडर के साथ डील करेंगे तो वो एक्ट करेंगे एज एन एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, है ना, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, हमारा प्रोडक्ट ये है, ये इस तरीके से काम होता है, तो आप परचेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वो एक एजेंट के तौर पे काम करेंगे। और जब बिजनेस के अंदर काम करेंगे पार्टनर्स के साथ, तो वो एक प्रिंसिपल के तौर पे, यानी कि एक ओनर बन करके काम करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है,
तो नो पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन ट्रांसफर और सेल देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट शेयर को क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता आउटसाइडर, बिना परमिशन के। पहले उसको क्या लेना पड़ेगा भाई, हर एक पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर सब एग्री करेंगे भाई तभी तुम शेयर अपना जो है वो दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो लगभग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है, ध्यान रखना। हम अपने मन से अपना शेयर अपने रिश्तेदार को नहीं दे सकते भाई, ध्यान रखो, ठीक है। जब तक सब लोग ना कहें, अगर सब लोग एग्री करें तो वो अलग बात है, लेकिन आपको हर एक पार्टनर की सहमति लेना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन बच्चे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ये रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कंपलसरी नहीं है, है ना। लेकिन महाराष्ट्र में फ्रॉम अप्रैल 1985 से एंड इन सम अदर स्टेट, और भी कुछ स्टेट्स हैं, है ना, जहां पर पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना इट इज कंपलसरी, मतलब वहां पे आपको करवाना ही पड़ेगा। तो कंपलसरी एज पर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट प्रोविजन। इफ पार्टनर्स सो डिजायर दे कैन रजिस्टर देयर फर्म विथ रजिस्ट्रार of firms of their respective states. The firm as well as partners enjoy several benefits आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है, इसके एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एंड आगे क्या लिखोगे, हाउएवर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है फ्रॉम अप्रैल 1985 से, देखिएगा, एंड इन मतलब और भी जो स्टेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी एज पर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट प्रोविजन, यानी उनका जो स्टेट का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है, पार्टनरशिप कंपलसरी होता है। तो ये आपने लिखा। और क्या लिखोगे कि अगर पार्टनर्स चाहे तो क्या कर सकते हैं, बिजनेस में रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर ऑफ द फर्म ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, यहाँ पे जाकर के वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के मल्टीपल बेनिफिट्स भी होते हैं कि मतलब आपका फॉर्म रजिस्टर है ना, खुद सोचो रजिस्टर है भाई, तो कुछ ना कुछ तो इसका थोड़ा तो बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब इसमें क्या होता है, सोल ट्रेडिंग पर्सन में क्या होता था, कोई आपके साथ आपके दुख में नहीं आएगा, सुख में नहीं आएगा, पैसा कमाया तो कमाया, नहीं कमाया तो नहीं कमाया, किसको कुछ नहीं पूछने वाला। लेकिन भाई यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो भी हम शेयर करेंगे, लॉस होगा तो भी हम शेयर करेंगे, हमें अकेले कुछ नहीं करना। वो यहाँ पे एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है कि भाई देखो लॉस हुआ ना तो हम सब एक साथ मैनेज कर रहे हैं उसको, है ना, एक व्यक्ति के ऊपर बर्डन नहीं पड़ने वाला। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम सबके बीच में बतेगा, भाई कितनी अच्छी बात है। द पार्टनर्स एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग देमसेल्व्स इन सर्टेन प्रोपोर्शंस, ठीक है। सच प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपेंड्स अपॉन, मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जिन्होंने जिस हिसाब से कैपिटल लगाया था उसके अकॉर्डिंगली बच्चों उनको क्या किया जाता है, मतलब जो शेयर है वो दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, 3 पार्टनर्स है भाई, ABC, पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करोगे। इन्होंने इन्वेस्ट किया था 10,000, इन्होंने इन्वेस्ट करा था भाई 20,000, इन्होंने इन्वेस्ट किया था 30,000। तो अब क्या होगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इससे इसको कट करो कट करो कट करो, यानी 1:2:3। इस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट को क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, या फिर लॉस हुआ तो शेयर करने वाले हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनके कैपिटल इंट्रोडक्शन, मतलब कैपिटल इन्होंने जितना इंट्रोड्यूस किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बताया, ठीक है। या फिर सर्विसेज ऑफर्ड, कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिव पार्टनर होते हैं, जो बाकी पार्टनर से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। अब बच्चे अगर वह ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एज वेल एज कोई पार्टनर ऐसा होता है जो बिजनेस में गुडविल लेकर के आता है। गुडविल मतलब क्या होता है कि उसका नाम है भी, मार्केट में नाम है, उसको 2-4 लोग जानते हैं, है ना, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। तो अब उसके जानने की वजह से क्या हुआ कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, है ना, तो वो गुडविल लेकर के आया तो उसका भी उसको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है प्रॉफिट या फिर लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर बच्चों क्या है एग्रीमेंट साइलेंट, एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला कि कैसे शेयर करना है, क्या करना है प्रॉफिट लॉस को लेकर के, तो फिर सुन लो, तो फिर हमेशा मान लेंगे कि सब है इक्वल पार्टनर, यानी 1:1:1 ऐसे शेयर किया जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो वैसे लिखा ही रहेगा क्योंकि सब अलग अलग ही इन्वेस्ट करेंगे। चलिए बच्चों, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर्स, अब ये क्या है भाई, है ना, इसे भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो अ पार्टनर में रिजाइन ऑन हिज ओन बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर से राइटिंग, इन राइटिंग, मतलब अगर किसी पार्टनर को क्या करना है बच्चों, रिजाइन देना है कि नो आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस बिजनेस, तो क्या होगा, मतलब मैं अब इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस दे करके तो बिजनेस से निकल जा, तेरी मर्जी। तो द पार्टनर्स मे ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द पार्टनर फ्रॉम द फर्म फॉर
फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर कब कब निकल सकते हैं, एक तो भाई उसकी मर्जी आ गई कि मेरे को काम नहीं करना अब इनके साथ, मैं तो चला सोल ट्रेडिंग कंसर्न शुरू करने, है ना, ऐसे हो सकता है। या फिर अगर किसी ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की हो, किसी ने कुछ फ्रॉड किया होगा, किसी ने कुछ तो गड़बड़ घोटाला कर दिया किसी पार्टनर ने, तो उसको बिजनेस से निकाला जा सकता है। तो दो वेज है, या तो आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो, या फिर आपने कुछ किसी के साथ कुछ गलत करा तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि फर्म बंद हो जाना। तो हमारा फर्म कब बंद होगा, किन मतलब कब, किस तरीके से हमारा फर्म बंद होगा वो हमें समझ लेना है। तो चलिए आ जाइए देख लेते हैं बच्चों कि पार्टनरशिप फर्म जो है ना, देखो क्लास 12 में आप जाओगे ना तो हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो पहला चैप्टर तो वो मतलब कौन सा है, पार्टनरशिप फर्म को लेकर के अकाउंट्स बनाने। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है बच्चे। फिर क्या आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर आएगा क्या आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आएगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो ये हम किस में पढ़ने वाले, स्टैंडर्ड 12th में ना, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपको समझेगा कि अगर कोई बिजनेस में एडमिशन ले रहा है कोई पार्टनर तो उनके अकाउंटिंग कैसे करते हैं। रिटायर अगर कोई हो रहा है, मतलब कोई रिटायर हो रहा है बिजनेस से जनरली, तो फिर उसको कैसे रिटायर किया जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है देन हमें कैसे अपने अकाउंट्स को मैनेज करना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, पढ़ोगे ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब जब मैं खुद पढ़ा रही थी तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था, हालांकि उसके ऊपर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि तब मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड भी नहीं था। तो व्हाइट बोर्ड पे, मतलब खुद सोचो व्हाइट बोर्ड पे अकाउंट्स पढ़ाना, मतलब और क्योंकि आप देखते होंगे अकाउंट्स में फॉर्मेट ही कैसे होते हैं कि इतने बड़े बड़े हमें कॉलम बनाने होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ वो चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही मेरे लिए, पहले जब मैंने सोचा था मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगी तो मैंने मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया था कि मैं पढ़ाऊंगी कैसे इस बोर्ड के साथ, हाउ आई विल, मतलब कैसे मैं करूंगी। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो जैसे जैसे करते हैं, है ना, अब शुरू करेंगे और पूरा खत्म करेंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया, हालांकि मेरा व्हाइट बोर्ड काफ़ी बड़ा था और बड़ा होने का मुझे बेनिफिट ये मिला कि मैं अकाउंट्स को उस बोर्ड पे पढ़ा पाई और मैंने पूरा कंप्लीट करवाया क्लास 12 का, ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा पूरा करवाने के लिए। तो आप भी जब क्लास 12 में जाइएगा तो जरूर देखिएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। अगर आपने क्या कर लिया, वो जो हमारे वीडियोस हैं, है ना, उसको अच्छे से देख लिया, यहीं से आपका पूरा अकाउंट्स कवर हो जाएगा 100%। मैं बोल सकती हूँ बच्चे पूरा 100, चलो 100% की कोई गारंटी नहीं लेता, मैं 99 बोल देती हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे ना इतना तो भरोसा है, मैंने हर एक सवाल हर एक क्वेश्चन करवाया है। तो जब भी आप क्लास 12 में जाना, अगले साल ही जाओगे ना, तो आप जरूर पढ़िएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। और यही कहूँगी कि लाइन से पढ़ना बच्चों, लाइन से पढ़ना है, एक ऑर्डर में पढ़ना है ना। ये नहीं कि पहला चैप्टर पढ़ लिया फिर सीधा लास्ट चैप्टर, अच्छा फिर 4th चैप्टर फिर 5th, ऐसे मत करना, लाइन से पढ़ना, 1st 2nd 3rd 4th इस तरीके से, ठीक है। चलो तो हम कहाँ पर आ गए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म जब आपका कब बंद होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। बंद होता है तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो तो क्लास 12 में पढ़ने वाले हो। अभी फिलहाल के लिए क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जान लो। तो दिस कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ द पार्टनर्स एग्री टू डू सो, यानी अगर पार्टनर्स एग्री करते हैं कि नहीं अब हम लोगों को बिजनेस नहीं चलाना, तो भाई बंद कर दो, है ना। अपनी मर्जी के मालिक को सब एक साथ एग्री कर रहे हैं तो क्यों बिजनेस को आगे झूठ मूठ का घसीटने की जरूरत है, बंद कर दो। तो अगर वो चाहे तो बंद कर सकते हैं। फिर या फिर पार्टनरशिप फर्म बच्चों कब ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कब होगा, ऑटोमेटिकली वो कब बंद होगा, देखिएगा, इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ एनी अदर पार्टनर्स अनलेस प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अबाउट कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन सच सिचुएशन। यानी अगर हमने अपने एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा है कि अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, कोई डिसॉल्व क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी कंगाल हो जाता है, तो हम बिजनेस बंद करेंगे। तो फिर ऐसे कंडीशन में आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बच्चों बंद हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले से बताया था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप जो डीड है उसको वापस से रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म इज रिड्यूस्ड टू 1 पार्टनर। और ऐसे भी हो सकता है कि 3 पार्टनर थे, 2 पार्टनर ऐसे ही छोड़ गए तो अब 1 पार्टनर बचा है, तो वो पार्टनरशिप फर्म थोड़े ना रह जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो
सोल ट्रेडिंग कंसर्न बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये थे प्यारे बच्चों इसके फीचर्स, टोटल 11 फीचर, 12 फीचर्स है, 12 फीचर्स हैं। अब 12 के 12 आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। इसमें से अगर आप 7 या फिर समझ लो कि 8, अच्छा चलो ज्यादा 9, इतना याद अगर आपको रहेगा तो भी आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, फीचर्स में। चलो फीचर्स का टेंशन तो खत्म। अब टीचर थोड़ा मेरिट्स के बारे में बता दो और डीमेरिट्स के बारे में बता दो बच्चे। मेरिट्स यानी क्या होता है? प्लस पॉइंट। तो इसके प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं उससे हम यहाँ पे समझते हैं एक एक करके। पहला, इजी फॉर्मेशन, इसका भी फॉर्मेशन इजी होता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का भी फॉर्मेशन होता है। इजी होता है क्या सच में? हाँ बच्चों, अगर देखोगे तो सच में इजी ही होता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का भी और इसका भी, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में भी हमें ज्यादा झंझट मारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस 2 लोग आएंगे, एग्री करेंगे, बिजनेस शुरू करना है, बस शुरू कर देंगे, है ना। ओनली 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड द पार्टनर्स में साइन द एग्रीमेंट और फिर क्या करेंगे? रजिस्टर करवा लेंगे। इसके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी काफी इजी होता है, सिंपल होता है, क्विक होता है, तो इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना, ये इजी फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, कैपिटल। अब बच्चों यहाँ पे कैपिटल की बात चल रही है, प्लस पॉइंट है इसके। हाँ, तो कंपेरेटिवली सोल ट्रेडिंग कंसर्न से अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेरेटिवली इसमें कम नहीं, इसमें ज्यादा कैपिटल होता है, क्योंकि जब लोग ज्यादा है तो कैपिटल भी ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट। तो द पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर कैपिटल एज कंपेयर टू द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोग हैं तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा कैपिटल इकट्ठा होता है। और जो कैपिटल है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो हम लोग एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं कि किसने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि उसी के बेसिस पर तो डिसाइड होता है ना कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है। बच्चों बिजनेस सीक्रेसी की बात करेंगे तो बताओ, क्या इसमें बिजनेस मतलब इसमें बिजनेस सीक्रेसी होती है? सीक्रेट होता है कुछ, या फिर सब डिस्क्लोज कर दिया जाता है? तो आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, द पार्टनरशिप फर्म एंजॉय सीक्रेसी एज फर्म नॉट सब्जेक्टेड टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअली, यानी इसमें इनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो एनुअली पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेट जो है बिजनेस के वो मेंटेन्ड रहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब एट द सेम टाइम ये डीमेरिट्स भी हो सकता है और ये मेरिट्स भी हो सकता है। बच्चों मेरिट्स में ये आ जाएगा, डीमेरिट्स में उसका एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा, आगे मैं आपको बताऊंगी जब ये आएगा तो। ठीक है, ड्यू टू दिस, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीटर, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको पता ही नहीं चलता कि बिजनेस में चल क्या रहा है ना। बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सब कुछ सेफ रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, अब इसका मतलब ये प्लस पॉइंट कैसे हो गया? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस बच्चों ये ऐसे हुआ है, देखो, पार्टनरशिप कैन हैव कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, यानी वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? चलता रहेगा बच्चों, कैसे चलता रहेगा? सुनो, अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, पागल हो जाए, है ना, तो भी हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। समझ में आया? अगर हमने मेंशन नहीं किया है पहले से कि बंद करना है इतने सालों में, या फिर किसी की डेथ हो गई तो बंद करना है, तो अगर ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा ना तो हम बिजनेस को कंटिन्यू क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। बस यही होगा कि आपका जो पार्टनरशिप डेड है उसको दोबारा से बना दो कि अब वो पार्टनर निकल चुका है और बस हम 2 ही लोग हैं जो इस बिजनेस को चला रहे हैं। तो ऐसे करके हम बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्सन की मृत्यु हो गई तो बस खत्म, अब बिजनेस बंद, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें दी गई है, देखिएगा कि इंसॉल्वेंसी और insanity of one of its partner, the partnership can be carried on by existing partners provided that there should be provision in partnership agreement। इसका प्रोविजन भी होना चाहिए कि हाँ ऐसा तुम कर सकते हो। ठीक है, तो however new partnership did needs to be redrafted। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है? क्योंकि ये मतलब पार्टनर्स है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं बच्चे? डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? मोर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? वो एक्सपांड कर सकते हैं, चाहे तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि हमें अपना लाइन ऑफ जो प्रोडक्ट है उसको चेंज करना है तो वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तब। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हम देखते हैं। देखो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चे, यहाँ पे भी होती है, हालांकि कंपेयर करोगे तो यहाँ पे थोड़ा कम होता है और उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो पार्टनर्स कैन चेंज लाइन ऑफ बिजनेस एज पर चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन। लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड दे मे क्लोज डाउन द बिजनेस। अगर जरूरत पड़ी तो बिजनेस को क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है ऑपरेशन में। डिसीजन मेकिंग करना हुआ तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग आप बोल सकते हो। वाई? बिकॉज पार्टनर्स ही तो हैं, 3-4 पार्टनर्स बैठेंगे, कोई डिसीजन लेना है फट्टे से ले लेंगे, है ना। कहाँ इतना ज्यादा किसी से पूछताछ करनी है ना। कोई बड़े लेवल पे नहीं
नहीं, कोई छोटे लेवल पे नहीं, सब बराबर पे, तो डिसीजन ले सकते हैं, क्विक डिसीजन। तो देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप एज फ्यू पार्टनर्स आर इन्वॉल्व, है ना, in decision making process. The decision are taken after detailed discussion among partners. मतलब अच्छे से सब डिस्कस करते हैं, अच्छे यहाँ पे एक पार्टनर इधर, दूसरा इधर, तीसरा, अच्छे से सब बातचीत करेंगे, फिर जाके कोई डिसीजन ये लोग ले लेंगे। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज बेटर देन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। और बच्चों यहाँ पे जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वो अकेला इंसान डिसीजन ले रहा था, और यहाँ पे ये 3 लोग मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं, तो कंपेरेटिवली अगर देखोगे तो इसका इनके डिसीजन ज्यादा अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मुद्दों को समझ रहे हैं, तब जाके डिसाइड कर रहे हैं, और ये इसने कुछ, वो अकेले 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 बाबा है ना, संत महात्मा, ये अकेले ही है, तो वो अपना अकेले ही डिसीजन ले सकता है। तो हो सकता है कि ही मे बी रॉन्ग और मे बी राइट, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। एफर्ट रिवॉर्ड का रिलेशनशिप होता है इसमें, ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अब आप बोलोगे ये कैसा, क्योंकि देखो अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि भाई अगर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्योंकि सबके बीच में शेयर किया जा रहा है, तो प्रॉफिट भी सबको मिलेगा, लॉस भी सबके साथ हमें शेयर करना पड़ेगा। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप होता है, हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, अगर कम मेहनत करेंगे तो हमें कम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एफर्ट रिवॉर्ड का रिलेशनशिप है ना, कि अच्छा काम किया तो अच्छी चीजें मिली, है ना, खराब काम करेंगे तो खराब चीजें मिलेंगी, तो हर कोई अच्छा काम करेगा, है ना, क्योंकि सबको पता है भाई प्रॉफिट हुआ तो हम लोग ही शेयर करने वाले, और कोई बाहर से नहीं आएगा, है ना। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ईच एंड एवरी पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, किस लिए, ताकि हमें रिवॉर्ड मिले, हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स एक्टिव पार्टनर मे गेट हायर शेयर इन प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर पार्टनर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों देखो एक एक्टिव पार्टनर भी होता है जो बहुत एक्टिव होता है, जो बाकी पार्टनर से ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि मतलब ये एक्टिव पार्टनर है, तो क्या होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अच्छा, कि अगर हमारा टर्नओवर इसके आगे जाता है तो भाई तुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तुझे 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो और मन लगा के काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप है। ठीक है, गुडविल की बात कर लेते हैं, फिर ये स्पेशलाइजेशन, उसके बाद ये मेरिट्स हो जाएगा खत्म। बच्चों गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल यानी कि जो आपका मार्केट में नाम है ना, दैट इज योर गुडविल। और गुडविल कैसे बनता है, जब हम लोगों को प्रॉपरली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, है ना, उनको कस्टमर अगर सेटिस्फाई होंगे तो अपने आप हमारा गुडविल मार्केट में बन जाएगा। ठीक है, हमारी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बेस्ट होगी तो लोग अगर लेकर के जाएंगे तो तारीफ करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि अच्छा तूने ये कंपनी का ट्राई किया, ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है ना, इसको मैं यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या होगा, मतलब इससे आपकी गुडविल ये तो बन रही है, राइट। तो अब ये गुडविल कैसे हमारा प्लस पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ये पार्टनर्स मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, लोगों को अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इनका गुडविल तो बनेगा ही ना। तो गुडविल मींस क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी के टर्म में जो वैल्यूएशन किया जाता है कि मार्केट में जो इतना नाम वाम है, अगर उसको मनी में वैल्यूएट किया जाए भाई तो क्या होगा, राइट। तो दैट इज योर गुडविल। ठीक है, द पार्टनरशिप एंजॉयज गुड अमाउंट ऑफ गुडविल इन द मार्केट। पार्टनरशिप बिजनेस ये एंजॉय करता है, ठीक है, एंड दिस गुडविल इन द मार्केट इज ड्यू टू, मतलब अब ये बनता कैसे है भाई, ड्यू टू क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, एथिकल वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, है ना। नॉर्मली इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, जब न्यू पार्टनर का बच्चों क्या किया जाता है, एडमिशन लिया जाता है, यानी पार्टनरशिप में जब वो एंटर करता है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई देख, हमने इतने सालों से मेहनत करके क्या कमाया है, इतना अपना नाम बनाया है, अब तू आ रहा है तो थोड़ा तो गुडविल लेके आ जा। तो पार्टनर्स हैज टू ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, यानी ऐसा पार्टनर आना चाहिए भाई जिसको लोग जानते हो, जिसका कुछ नाम हो, गुडविल अपने साथ लेके आना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर हो जाती है। चलिए स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। अब ये इसके लिए प्लस पॉइंट क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स है, तो हो सकता है कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, कोई अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट हो, राइट। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाता है, जबकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा नहीं था, है ना। तो इन पार्टनरशिप बिजनेस सम पार्टनर्स may be good at different skills such as finance, technology, marketing, which brings in specialization in partnership firm, है ना। पार्टनरशिप बिजनेस क्यों बच्चे, क्योंकि देखो अभी बिजनेस में अलग अलग ऑपरेशंस को तो परफॉर्म किया ही जा रहा है, तो जो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होगा वो अच्छे से मैनेज कर लेगा, जो अकाउंट्स में एक्सपर्ट होगा वो अकाउंट्स को मैनेज कर लेगा, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होगा वो टेक्नोलॉजी को देख लेगा। तो इसीलिए इसको स्पेशलाइजेशन जो है बच्चों वो हम पार्टनरशिप फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है,
तो दिस स्पेशलाइजेशन ऑल्सो ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो क्या होगा, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एफिशिएंसी तो देखने के लिए मिलेगी ही। तो ये हमने देखा मेरिट्स, यानी कि जो भी प्लस पॉइंट्स थे बच्चों उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स को। किसको देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। पहला, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। अब ऐसा क्यों कहा, पहले तो बोला था कि बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, फिर ये प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने कहा था ना मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट सेम हो सकते हैं बट उनके एक्सप्लेनेशन अलग हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो इसको देख करके ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द पार्टनरशिप बिजनेस में फेस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी अनलेस प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी टू एनी पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म। देखिए बच्चे, अगर जैसे अगर मान लीजिए जो हमारा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, मतलब हमने पहले से ये डिसाइड नहीं किया है कि अगर कोई पर्सन डेड हो जाता है या फिर मतलब किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमें बिजनेस बंद करना है, मतलब अगर हमने पहले से डिसाइड कर रखा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में हमें बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने डिसाइड नहीं किया है तो हम नहीं बंद करेंगे, हम आगे क्या करेंगे, हम जितने पार्टनर्स बचे हुए हैं उतने लोग ही बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि अगर किसी को कुछ होता है तो बिजनेस बंद हो जाएगा तो फिर आपको बंद करना ही पड़ेगा। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि आपने डिसाइड कर लिया है। देखो, द पार्टनरशिप बिजनेस में फेस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी अनलेस प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ डेथ, किसी की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया कोई, इनसैनिटी टू एनी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, दोनों ही पहलू मैंने आपको बता दिए, इसका प्लस वाला पॉइंट भी हो गया, नेगेटिव वाला भी हो गया। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट हैव प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और एंड इंसैनिटी, बिजनेस इज लायबल फॉर डिसॉल्यूशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डज नॉट हैव प्रोविजन, ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हमें क्या करना है, बिजनेस को कंटिन्यू करना है। अगर पहले से प्रोविजन है तब तो आप कंटिन्यू करो, लेकिन अगर प्रोविजन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंटी और इंसैनिटी, यू हैव टू डिसॉल्व द बिजनेस। ठीक है, मतलब बिजनेस को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बंद करना पड़ेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी कब आती है और कब ये कंटिन्यू होता है, जब प्रोविजन पहले से है, मतलब नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब पहले से जो आपने डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स के लिए बच्चों चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। अब ऐसा क्यों है, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस ऐसा इन्होंने क्यों बोला है ना, यहाँ पे लीगल स्टेटस जो है वो एब्सेंस क्यों है, चलिए देखते हैं। इन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब बच्चों यहाँ पे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता पार्टनरशिप फर्म का, यानी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। जैसे हमने देखा था ना, किसमें देखा था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, कि बिजनेस और वो पर्सन दो वन एंड द सेम होते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। हाँ, तो इन द आइज ऑफ लॉ बोथ आर सेम, मतलब दोनों सेम होते हैं, पार्टनर एंड फर्म बोथ आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, कानून जो है डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनर एंड फर्म, उनके बीच में कोई डिफरेंस वो भेदभाव नहीं करता। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस यहाँ पे नहीं होता भाई, जॉइंट हो ना तो ऐसे ही रहना। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी, पार्टनरशिप फर्म इज लायबल फॉर, कहाँ पे आ गया, लायबल फॉर डिसॉल्यूशन। यानी अगर कुछ होता है, पार्टनर्स की ही मृत्यु हुई तो भी हमें बिजनेस को बंद करना पड़ा ना, क्योंकि वन एंड द सेम है, ऐसा इन द आई ऑफ लॉ। इसलिए अगर कुछ नुकसान होता है तो फिर बिजनेस के ऊपर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिस्प्यूट्स। अब भाई जहां पे चार लोग रहेंगे वहां पे झगड़े होने के चांसेस तो हैं, है ना, समझ रहे हो, ऐसा कहते हैं ना कि जहां पे चार बर्तन रहेंगे वो बजेंगे ही। तो वैसे ही अगर 3-4 लोग हमारे बिजनेस में हैं तो कुछ ना कुछ तरीके से, चाहे हम कितना भी अवॉइड कर ले, लेकिन झगड़ा तो मतलब हो सकता है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, राइट। तो डिस्प्यूट्स आर कॉमन इन पार्टनरशिप बिजनेस, कहीं पर भी ले लो भाई, जहां पे 3-4 लोग हैं। अच्छा, लोग ही नहीं रहेंगे तो झगड़ा किससे होगा, अब लोग हैं तो भाई झगड़ा तो होंगे, है ना, तो झगड़ा मतलब जानते ही हो, लड़ाई। ठीक है, तो disputes are common in partnership business as more than one individuals are involved in various activities। ठीक है, तो यह झगड़ा होना, disputes होना, ये तो कॉमन है भाई, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, अब लोग रहेंगे तो बिना लड़े कैसे रहेंगे। some partners may or may not agree on some points। कुछ ऐसे हो सकता है कि पार्टनर्स जो है किसी पॉइंट पे कोई बोलता है कि ऐसे करना है, कोई बोलता है ऐसे करना है, तो जिसकी वजह से हो सकता है बच्चे झगड़ा, लड़ाई, डिस्प्यूट्स, है ना भाई, क्या बोलते हैं,
भेदभाव नहीं, उसको कुछ तो बोलते हैं, मन मुटाव, ये आ सकता है, ठीक है। समटाइम्स डिस्प्यूट्स में लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है कि बिजनेस को ही बंद करना पड़ता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है भाई नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि आप अपना जो शेयर है वो अपने हिसाब से किसी को भी शेयर नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं दे सकते हो। अगर देना है तो सबका कंसेंट लेना ही पड़ेगा, सबकी सहमति ले लो, फिर चाहे जिसको दो। लेकिन अगर पार्टनर्स एग्री नहीं करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, आपने अपने मन से ऐसे शेयर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं कर सकते। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नो पार्टनर ऑफ बिजनेस कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन बिजनेस टू द आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल partners in the firm. In general, there is non-transferability of interest in partnership business, ठीक है। Limitations on number of partners, अब बच्चों पार्टनर्स जो है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें भी क्या होता है, लिमिटेशन ही होता है कि लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक फिक्स लिमिट है ना। क्या लिमिट है कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 2, और बच्चों कितने पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। The Indian Partnership Act limits maximum number of partners. No partnership can firm can go beyond maximum prescribed limit of 50 partners. 50 पार्टनर से ऊपर आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीजें होती हैं कि देखो, पहली बात तो हम अभी एक्स्ट्रा लोगों को, 50 से ऊपर लोगों को अपने बिजनेस में मतलब एडमिशन नहीं दे सकते, उनको एडमिट नहीं कर सकते। और तो इसकी वजह से क्या होता है, सच रिस्ट्रिक्शंस में अफेक्ट पार्टनरशिप फर्म वाइल कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड इवन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। यानी देखो, अगर ज्यादा लोग आते तो ज्यादा कैपिटल आता, ज्यादा कैपिटल भी आता, लोग भी आते, मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से हो पाता है ना, और हम थोड़ा अपने बिजनेस को एक्सपांड करते। लेकिन अब इस लिमिट के कारण हम बिजनेस को एक्सपांड कर ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। कि जो करना है बस इन्हीं लोगों ने करना है, अब आगे से और कोई हम पार्टनर नहीं लेकर के आ सकते, तो ये बात इसमें हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टनर को एडमिशन करना है तो उसमें भी कुछ डिफिकल्टी होती है। क्या डिफिकल्टी होती है, देखो, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। मतलब एडमिशन तो हम कर सकते हैं पार्टनर्स का, तभी तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं, राइट। लेकिन इसमें कुछ गलत बातें भी हैं, उनको हम देख लेते हैं बच्चों, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। आ जाओ। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज ऑफन डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या होता है देखिएगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चों, ध्यान देना। क्या होगा, अगर नया पार्टनर आएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट या फिर लॉस शेयरिंग का रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कि पहले 2 लोग थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1:2। अब तीसरे के आने की वजह से अब तीसरा आएगा और आकर के इन लोगों को डिस्टर्ब करेगा, है ना, समझ रहे हो। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमने शामिल किया, तो अब ये जो रेशियो है ना बच्चे वो बदल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। देयरफॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर में ऑब्जेक्ट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन बिजनेस। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन मतलब बोल सकते हैं कि नहीं, हम नहीं लेंगे न्यू पार्टनर को। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में नॉट हैव फुल फेथ ऑन इनकमिंग पार्टनर। ऐसे भी हो सकता है कि हमें जो नया पर्सन यहाँ पर हमारे बिजनेस में आ रहा है उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है ना। दिस लीड्स टू डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसकी वजह से एडमिशन ऑफ पार्टनर में डिफिकल्टी आती है। लेकिन हाँ, आप बिजनेस में एडमिशन ले सकते हो दूसरे पार्टनर का, ठीक है, नए पार्टनर को एडमिट जरूर आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है। क्या डिफिकल्टी आती है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए 7th पॉइंट की हम लोग बात करेंगे बच्चों, जो यहाँ पे दिया गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिएगा इसमें लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या, फर्म एंड पार्टनर्स वन एंड द सेम इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। तो अगर कुछ लाइबिलिटीज बिजनेस की प्रॉपर्टी से पे नहीं होती है तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके दो, लेकिन दो, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन द असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स, ठीक है। हमने किसी से पैसे ले लिए उधारी पे, अब पेमेंट नहीं कर पा रहे, बिजनेस का सारा प्रॉपर्टी बिक गया, फिर भी नहीं हो रहा, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से दो, मतलब दो, ठीक है। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स इज अटैच्ड टू सेटिस्फाई सच क्लेम्स, ठीक है। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, बच्चों इसका मतलब क्या है, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी यानी क्या, मैं बताती हूँ क्या, सुनो। ऐसा होता है ना कि जब हमारी ग्रुप भी होती है, मान लीजिए 5 लोग का ग्रुप टीचर ने बनवाया कि तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर क्या करना है, कुछ प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो एक कोई ऐसा काम गड़बड़ करने वाला व्यक्ति तो होता ही है ना।
जो क्या करता है, मतलब जो हमने इतने मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया था उसको मान लीजिए उसने किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया, मे बी वो जानबूझ के कर सकता है या फिर जानबूझ के नहीं भी किया, लेकिन हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये 5 के 5 लोग, टीचर हम सब लोगों से सवाल करेंगे कि क्यों। हम उसके ऊपर नहीं थोप सकते कि इससे ने किया था, हम उसके ऊपर नहीं थोप सकते, ठीक है, क्योंकि वी आर पार्टनर। हमको टीचर ने एक ग्रुप बनाया है, हम ग्रुप में हैं, तो अगर कोई एक गलती करता है उसका हर्जाना हम सबको देना पड़ेगा। उसने गलती की लेकिन मार्क्स सबके कटेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, बिजनेस में भी ऐसे ही है कि अगर कोई एक गड़बड़ कर रहा है ना, उसने किसी से पूछा नहीं और बस किसी पे साइन करना था या फिर किसी के साथ डील करना था, उसने पहले ही कर लिया, किसी से पूछा नहीं, अब इसका हर्जाना इन सबको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लॉज है भाई, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, है ना। तू ओनर तो बन गया लेकिन तुझे पता ही नहीं कैसे क्लाइंट के साथ डील किया जाता है। अब उसने गलत तरीके से बात कर ली, नुकसान हुआ तो सबका हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो देयर इज ऑफन रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। Partners may take undue advantage of managing business on behalf of others, which leads to risk of implied authority, है ना। मतलब अपने आप से ही डिसीजन लिया, टीचर ने कुछ पूछा खुद ही जा करके बता दिया, बाकी पार्टनर से पूछा ही नहीं, बाकी ग्रुप मेंबर से नहीं पूछा, टीचर ने बुलाया, टीचर ने और उन्होंने सब कुछ, उसने क्या कर दिया, टीचर को सब कुछ बता दिया, ठीक है, जो कि नहीं बताना चाहिए था। तो अब क्या हुआ, अब उसका हर्जाना सब लोगों को, उस ग्रुप में इन्वॉल्व सबको भरना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पर भी है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स क्या कर सकता है, कोई एग्रीमेंट साइन कर सकता है ना, अपने ऊपर लेकर के, राइट, समझ रहे हो। तो पार्टनर्स में साइन सम एग्रीमेंट इन हिज ओन कैपेसिटी विच में बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, जो फर्म के लिए अच्छा भी नहीं था तो भी वो साइन उसने कर दिया। या और पार्टनर्स में टेक लोन्स और एडवांसेस, उसने लोन्स या फिर एडवांटेजेस ले लिए बिना अदर पार्टनर से पूछे। तो अब उसने बिना पूछे तो ले लिया, लेकिन अब बैंक वाले थोड़े ना छोड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कि उस पार्टनर ने लिया तो बाकी सबको बख्श दिया जाएगा, नहीं, पार्टनर्स एंड फर्म वन एंड द सेम, तो सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दैट। तो सबको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, भले ही वो एक इंसान ने गलती करी हो, उसका हर्जाना हर एक को भरना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल, अब बच्चों यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है बट यहाँ पे कैपिटल होता है लिमिटेड। आप बोलेंगे क्यों कैपिटल क्यों लिमिटेड, क्योंकि पार्टनर्स तो लिमिटेड ही है ना। अब जब पार्टनर्स लिमिटेड है तो कैपिटल भी लिमिटेड होगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज लेस कैपिटल एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी सोल ट्रेडिंग कंपनी से कंपेयर मत करना, जॉइंट स्टॉक कंपनी से हम कंपेयर कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी आगे पढ़ेंगे जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कैपिटल कैसा होता है बच्चे, कम होता है। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शन ही तो है, जिसकी वजह से लिमिटेड कैपिटल होता है ना। अनलिमिटेड कैपिटल की वजह से हमारा बिजनेस एक्सपांड नहीं हो पाता, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ सिक्रेसी, देखो हम लोगों ने मेरे इसमें भी सिक्रेसी वाला पॉइंट देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके कंपनी के सीक्रेट्स लीक नहीं होते हैं। तो वो तो उसका प्लस पॉइंट था। लेकिन बच्चों अब यही इसका नेगेटिव पॉइंट ये कैसे बना, अब क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि कॉम्पिटिटर एक पार्टनर को मतलब लालच दे दे कि मैं तुझे इतना पैसा देता हूँ, तू अपने कंपनी के सीक्रेट जो है मेरे साथ शेयर कर दे। अब अगर ये पार्टनर अपने कंपनी के प्रति वफादार नहीं है तो वो लालच में आ जाएगा, उसको पैसे मिल रहे हैं ना, वो हो सकता है कि कंपनी के सीक्रेट्स को लीक कर दे, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो नेगेटिव पॉइंट में आप ये लिखोगे, पॉजिटिव पॉइंट में वो लिखोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटिंग टू बिजनेस आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देखिएगा पार्टनरशिप बिजनेस में फिर भी लैक ऑफ क्या होता है, बिजनेस सीक्रेसी होती है। क्यों, क्योंकि सम पार्टनर्स में शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस टू कॉम्पिटिटर्स और थर्ड पार्टीज फॉर गेटिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम देम, है ना। पैसा मिले तो इंसान क्या ही ना करे, तो भाई लालच में आ गया, कर दिया उसने काम तमाम, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो ये हमने डीमेरिट देखे किसके, पार्टनरशिप फॉर्म के। अब बच्चों हमें देखना है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, देखो देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर, डोमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। कुछ तो आपको नाम से याद हो जाएंगे। एक्टिव जो खूब एक्टिव रहेगा, खूब मस्त काम करेगा, है ना, टाइम टू टाइम जाना, टाइम टू टाइम आना। डोरमेंट पार्टनर, सोया हुआ पार्टनर जो कुछ नहीं करने वाला। नॉमिनल, खाली बस उसने अपना नाम दिया। सीक्रेट पार्टनर, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता लेकिन वो पार्टनर है बिजनेस का। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर मतलब जो 18 साल से कम। तो ऐसे भी हो सकता है क्या, हाँ जी बच्चों, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी।
फिर पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, जो खाली बस प्रॉफिट के लिए बिजनेस में है। सब पार्टनर भी होते हैं, पार्टनर्स विद लिमिटेड कैपिटल एंड क्वासी पार्टनर, ठीक है, क्वासी ऐसे कुछ बोलते हैं, या फिर और क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो आप देख लीजिएगा। मैं इसको क्वासी बोल रही हूँ लेकिन कुछ और ही इसको बोला जाता है, क्वासी कुछ ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। चलो तो इसको रफ कर दें और फिर हम चलते हैं एक एक करके सारे पार्टनर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए बच्चों, अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले एक्टिव पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्टिव पार्टनर है ये कौन होता है, क्या करता है, ये सब आप जानते हुए चलो, ठीक है। चलो देखते हैं एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर वो होता है, नाम से ही समझो, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है बिजनेस के अंदर। तो एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एक्टिव पार्टनर मे एक्ट इन डिफरेंट कैपेसिटीज सच एज मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, एडवाइजर एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द फर्म। मतलब ये सारे रोल्स वो क्या कर सकता है, निभा सकता है। कौन? एक्टिव पार्टनर, मैनेजर का और किसका भैया, ऑर्गेनाइजर का, एडवाइजर का, कंट्रोलर का, ठीक है। मतलब ये सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, बराबर। एक्टिव पार्टनर और क्या करता है बच्चों, ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करता है, और जो इसकी मतलब लाइबिलिटी होती है वो भी बाकी पार्टनर्स के जैसे ही होती है। तो लाइबिलिटी हो सकती है अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, ठीक है। लाइबिलिटी हो सकती है, ही इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर, इसको वर्किंग पार्टनर या फिर ऑर्डिनरी पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। दिस पार्टनर में गेट, हाँ अब ये जो पार्टनर है ना प्यारे बच्चों, इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं कि भाई तू क्या है, एक्टिव पार्टनर है ना, तुझे हम सब लोगों को जितना भी पैसा मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा हम सब लोग शेयर तो कर लेंगे, लेकिन सुन तुझे 10% एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है, हर चीज को मैनेज कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ जी बच्चों, मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है एक्टिव पार्टनर, ध्यान से देख लो। अब नेक्स्ट पार्टनर की हम लोग बात करेंगे विच इज डोरमेंट पार्टनर। तो डोरमेंट पार्टनर कौन होता है भाई? सोया रहे, जिसको कुछ काम नहीं करना है ना, कंपनी में इन्वेस्ट तो कर दिया, बाकी क्या चल रहा है नहीं मतलब, अब प्रॉफिट होगा ना तुरंत आएगा, लॉस होगा तो उसको भी देखेगा, ठीक है। तो अडोरमेंट पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट इन कैपिटल, प्रॉफिट भी शेयर करता है, लॉस को भी बेयर करता है, बट पार्ट नहीं लेता वर्किंग ऑफ द कंसर्न, कंपनी का काम कैसे हो रहा है उसमें वो नहीं भाग लेता है। बाकी सब चीज होती है नॉर्मल पार्टनर के जैसे, लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता है बिजनेस में, ठीक है। अ पर्सन में हैव मनी टू इन्वेस्ट बट दे नॉट, मतलब देखो कौन बन सकता है डोरमेंट पार्टनर, तो जिसके पास पैसा तो है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन भाई उसके पास टाइम नहीं है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, है ना। तो उसने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी बेयर करेगा, लेकिन भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग मैनेज कर लो, प्रॉफिट हुआ तो मैं शेयर कर लूंगा, लॉस हुआ तो भी, ठीक है। तो डोरमेंट पार्टनर को बच्चों स्लीपिंग पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एंड दिस पार्टनर्स आर लायबल फॉर द लायबिलिटीज, है ना, ऑफ द बिजनेस लाइक अदर पार्टनर्स जैसे लायबल होते फॉर लायबिलिटीज वैसे ये भी होता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? चलिए नॉमिनल पार्टनर की हम लोग बात करेंगे। तो नॉमिनल नाम से ही समझिएगा, खाली बस नाम का पार्टनर, मतलब उसने अपना नाम दे दिया है फर्म को, राइट। तो नॉमिनल पार्टनर इज वन हु ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, यानी बस उसने अपना नाम दिया है फर्म को, बच्चों ध्यान रखिए। ही नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल, वो कैपिटल में भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, एंड वो प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट को भी शेयर नहीं करने वाला, ठीक है, नॉर शेयर्स प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बस उसने अपना नाम दिया है, क्योंकि उसका ऐसे हो सकता है ना कि कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसका नाम हो, जिसको लोग जानते हो, तो क्या कहेंगे, मतलब बिजनेस अगर शुरू करना है तो हमने सोचा चलो यार इसको ही बना लेते पार्टनर अपने में, क्योंकि लोग इसको जानते हैं, अब इसके नाम से हमारी कंपनी होगी, पता चलेगा कि ये इसमें पार्टनर है तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो इसी वजह से हमने इसको पार्टनर बना लिया, है ना। उसके प्रेजेंस की वजह से क्या होता है बच्चों, सुनिएगा कि बिजनेस जो है उसको क्रेडिट मिलता है मार्केट में प्रोमोट इट सेल्स, मतलब उसका सेल्स जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। अनॉमिनल पार्टनर, अब सुनिए इसका भाई इसका एक नुकसान भी है ना, ये इन लोगों को फायदा तो करा रहे हैं, लेकिन सुनो नुकसान कहाँ पे हो रहा है कि अनॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू दोज थर्ड पार्टीज who give credit to the firm on the assumption of that person being partner in the firm, मतलब मान लीजिए इसको देख करके, इसका मुंह देख करके किसी पार्टी ने क्या किया है, पैसे दे दिए हैं, बराबर। तो अब अगर ये पार्टनरशिप हम पैसे नहीं लौटा पाती है तो ये पर्सन लाइबल हो जाएंगे फॉर द थर्ड पार्टीज कि भाई हमने तुम्हारा मुंह देख करके इन लोगों को लोन दिया था। बैंक वाले बोलेंगे तुम्हारा नाम देखा, तुम्हारा क्रेडिट देखा, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर तो बड़ा अच्छा है, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो हमने दे तो दिया, लेकिन भाई ये पे नहीं कर पा रहे, तो अब हम तुमसे ही लेंगे, तो ये बात होती है भाई। तो ये इसका नुकसान भी है, देख लेना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
सीक्रेट पार्टनर मतलब जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, ठीक है, जो बस पार्टनर मतलब पार्टनर तो रहता है लेकिन कोई जानता नहीं रहता है। तो द पार्टनर हु इज नॉट नोन टू थर्ड पार्टीज को इसके बारे में नहीं पता रहता है, ऐसे पार्टनर को ही सीक्रेट पार्टनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका जो मेंबरशिप होता है वो पार्टनरशिप में सीक्रेट रखा जाता है, सीक्रेट, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइडर नहीं बताया जाता। सीक्रेट पार्टनर जो है वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट को भी शेयर करता है बच्चों, ठीक है। इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है और ये लायबल भी होता है लॉसेस के लिए, लॉस हुआ तो भी उसको बेयर करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये वर्किंग जो है बिजनेस का उसमें भी वो पार्ट ले सकता है, बस यही है कि उसका नाम लोगों के सामने नहीं आएगा कि ये व्यक्ति भी पार्टनर है, ये सामने नहीं आएगा, बाकी सब वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। माइनर एज अ पार्टनर, बच्चों माइनर, पहले माइनर का मतलब क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। तो अ माइनर पर्सन कौन होता है, हु हैज नॉट अटेंडेड 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो 18 साल से ज्यादा का नहीं, 18 साल से कम का, ठीक है, तो उसको माइनर कहा जाता है ना। और एज ऑफ मेजोरिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, तो ये कहा जाता है बच्चों। क्लियर हुआ कि माइनर आप किसको कहोगे या फिर एज ऑफ मेजोरिटी किसको कहोगे, वही जो 18 साल से मतलब कम का है उसको हम ये बोलेंगे, ठीक है। अब जो नॉर्मली देखा जाए तो जो माइनर होता है ना वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में देखिएगा, अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइनर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड, मतलब अगर कोई माइनर उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको माना ही नहीं जाता है क्योंकि वो माइनर है, 18 साल से कम है, तो यू आर नॉट अलाउड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इतना सब होने के बावजूद भी अ माइनर मे बी एडमिट फॉर द बेनिफिट्स, मतलब फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो इसमें एंटर नहीं कर सकता, नहीं आ सकता, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो माइनर है वो बस कंपनी के बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए हमारे बिजनेस में क्या कर सकता है, पार्टनर बन सकता है, आ सकता है, यानी वो बिजनेस का पार्टनर तो है लेकिन वो क्या शेयर करेगा, ओनली द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के लिए ही वो इन्वॉल्व हुआ है, ओनली फॉर द बेनिफिट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अ माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर लाइबिलिटीज, देखो जैसे कि मैंने कहा वो लाइबिलिटीज के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता है, अब क्योंकि भाई वो माइनर है तो उसको थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे ना, ठीक है, बट हिज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म, यानी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो चलो भाई पर्सनल प्रॉपर्टी तुम्हारी छोड़ दी हमने, है ना, पर्सनली तुम लायबल नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जो बिजनेस में पैसा है, जो भी तुम्हारा मतलब चीजें हैं, प्रॉफिट है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो सारे लाइबल है फॉर द डेट ऑफ द फर्म, लेकिन तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे लाइबल नहीं है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको छूट मिल जाती है, बाकी जो बिजनेस में उसकी प्रॉपर्टी है उसका यूज किया जाता है मतलब किया जा सकता है अगेंस्ट द डेट ऑफ द फर्म, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग 80 ईयर्स, जब वो 18 साल का हो जाए तो फिर ही शुड गिव पब्लिक नोटिस अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म, मतलब अगर उसको फर्म में कंटिन्यू करना है कि नहीं मैं कंपनी को नहीं छोड़ रहा, मुझे आगे मतलब इसी को कंटिन्यू करना है, तो 18 साल के होने के बाद उसको बताना पड़ेगा और फिर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, मतलब वो पार्टनर जो होता है बिजनेस में ओनली फॉर द प्रॉफिट, ऐसे भी होते हैं क्या, हाँ ऐसे भी होते हैं, आ जाओ बच्चों देखते हैं। When a partner agrees to share only profits of the firm and would not be liable for its losses, he is known as partners in profits only, है ना, वो losses नहीं शेयर करेगा, वो बस प्रॉफिट्स को ही शेयर करेगा, तो ऐसे पार्टनर को कहा जाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है। सच पार्टनर्स, ऐसे पार्टनर्स क्या करते हैं, वो कैपिटल शेयर करते हैं मतलब फर्म में, and may not take active participation in the management of the firm, however such partners are liable for all debts of the firm, मतलब देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जो ऐसे पार्टनर्स होते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब फर्म में अपना कैपिटल शेयर करते हैं, एंड मे नॉट टेक मतलब पार्टिसिपेशन ले भी सकते हैं वर्किंग ऑफ द फर्म और नहीं भी ले सकते, तो यहाँ पे देखो मे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। हाउएवर सच पार्टनर्स आर लाइबल, और जो पार्टनर्स हैं इस टाइप के पार्टनर्स वो लाइबल होते हैं, किसके लिए लाइबल होते हैं, ऑल डेट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म के जो भी डेट्स होंगे, डेट्स आपको मालूम है ना, डेट्स मतलब हम बोल सकते हैं डेट्स यानी क्या बोल सकते हैं, लाइबिलिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो सब पार्टनर की बात करेंगे, भैया सब पार्टनर कौन होते हैं, तो बच्चे सब पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो व्हेन अ पार्टनर एग्जिस्ट टू शेयर देयर ओन
समझिएगा, सब पार्टनर मतलब पार्टनर का भी पार्टनर, जैसे ये हमारा बिजनेस फॉर्म है तो अब ये लोग पार्टनर है, ठीक है, ये पार्टनर हो गए, ये इतने लोग पार्टनर है। अब सब पार्टनर क्या होगा कि ये वाला जो पार्टनर है ना, ये किसी और को अपने शेयर को क्या कर रहा है बच्चों, ट्रांसफर कर रहा है इस तरीके से, तो ये लोग कौन कहलाएंगे, सब पार्टनर कहलाएंगे, ठीक है, पार्टनर में भी पार्टनर वो ऐसा, तो सब पार्टनर, ठीक है। अब चलो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, देखो ये देखिएगा ध्यान से। When a partner agrees to share their own profit derived from the firm with the third person is known as sub partner। यानी सब पार्टनर किसको कहा जाता है, जब बिजनेस फर्म का पार्टनर अपने प्रॉफिट्स को क्या करता है, उसका जो खुद का प्रॉफिट है वो किसी और को साथ क्या करता है बच्चों, देने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है, तो ऐसे पार्टनर को क्या कहा जाता है, सब पार्टनर कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। और सब पार्टनर जो है कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फर्म। अब वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि मैं इस फर्म का क्या हूँ, मालिक, मतलब ये इसका हिस्सा हूं, वो अपने आप को ओरिजिनल फर्म का हिस्सा नहीं बता सकता, क्योंकि किसी और पार्टनर ने अपने जो भी उसके प्रॉफिट्स मतलब जो शेयर है वो उसने शेयर किया है, ठीक है, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में अपना हिस्सा नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये काफी इजी था, आई होप सो आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं, इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर देयर ओन प्रॉफिट, खुद का प्रॉफिट है ना जो कंपनी से उसको मिला है, वो शेयर करने के लिए तैयार हो गया है दूसरे किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, है ना, तो उसी को हम क्या बोल देंगे बच्चे, पर्सन, ये सब पार्टनर बोल देंगे, वेरी इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि पार्टनर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये क्या है भाई, अब ये क्या है, पार्टनर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है क्या, कि अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, फिर ये लिमिटेड कहाँ से आ गया। तो बच्चों एक बात बताओ, ये ना एक अलग टाइप का पार्टनरशिप फॉर्म है, देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक तो होता है जनरल पार्टनरशिप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दूसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, यानी बस बिजनेस की प्रॉपर्टीज ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है, बाकी पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इसका एक्ट भी देख लीजिए, अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, समझ में आया। तो ऐसे जब पार्टनरशिप फॉर्म हमारा रहेगा तो वहां पे लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो दिस टाइप ऑफ पार्टनर, अब ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर है ना, पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी, तो दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना, लिमिटेड पार्टनरशिप में ही ये टाइप के पार्टनर्स बच्चों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हम देखेंगे ही, मतलब उसमें हमने देखा है कि वहां पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप वो होता है, ठीक है। द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई हिम इन द फर्म, यानी उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब देखो जैसे एक तो क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी में, क्या है कि अगर बिजनेस के एसेट्स प्रॉपर्टीज वो सफिशिएंट नहीं होती हैं, है ना, डेट को चुकाने के लिए, तो क्या करना होगा, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक हो जाता है कि तुम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके पेमेंट करो और करो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिएगा कि द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, यहाँ पे लिमिट होती है, क्या लिमिट होती है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म, यानी कि उन्होंने जितना कैपिटल दिया है उसके हिसाब से ही, मतलब उसके रेशियो में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो लायबिलिटी होंगी उनका बर्डन इनके ऊपर आएगा, उसके अकॉर्डिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, ही इज स्पेशल पार्टनर एंड जनरली डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म, यानी वो एक स्पेशल पार्टनर होता है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और यहाँ पे क्या दिया है, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वासी पार्टनर बोलो, क्वाजाई बोलो, आप जो मर्जी वो बोलो, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो आप पता करो, एक्चुअल क्या होता है। कई लोग इसको क्वासी भी बोलते हैं, क्वाजाई भी बोलते हैं, और क्वासी देख लेना, कॉजी, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। चलो, अब खैर हमें तो क्या करना है, इसका मतलब अच्छे से समझना है, बाकी इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ठीक है। चलिए, तो क्वासी पार्टनर, क्वाजी, क्वाजाई, कुछ भी बोलो, है ना, इज पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम फर्म बट लेफ्ट हिज कैपिटल विद द फर्म, यानी ये एक ऐसा पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर तो हो चुका है, लेकिन अपना कैपिटल उसने वापस नहीं लिया है, कैपिटल उसने बिजनेस में ही छोड़ा हुआ है, यानी वो बिजनेस से तो रिटायर हो गया, लेकिन उसका जो कैपिटल है वो अभी भी बिजनेस में है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा, ये जो पार्टनर है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं करेगा बिजनेस के अंदर, है ना, लेकिन भाई सुनो, प्रॉफिट्स होंगे तो उसको शेयर जरूर करेगा, इसलिए तो रखा है उसने, और
ये टाइप का जो पार्टनर है वो लायबल होगा फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, फर्म का कुछ नुकसान हुआ तो ही इज लायबल फॉर दैट, मतलब प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉस भी शेयर करेगा, बस ये है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन द फर्म, ठीक है। मेनी टाइम्स सच पार्टनर्स रिसीव्स सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, यानी कई बार ऐसे भी होता है कि ये जो पार्टनर है उसको अपने कैपिटल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पता है ना आप सभी लोगों को, इंटरेस्ट भी दिया जाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब देखो मैं थोड़ा समझा देती हूँ, है ना। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट रहेगा कि 10% का मिलेगा उसके कैपिटल के ऊपर, 5% का या फिर कितना, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट भी मिलता है उसके कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट मिलता है ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, तो याद रखना। चलिए फ्लो में कभी मैं सेम ही चीज भूल जाती हूँ तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म के हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स विच इज फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इसका एक्ट ये है बच्चे, इसका एक्ट ये है। अब इसमें देख लीजिएगा अलग अलग यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन है। पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड एंड पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। अब इन सब में है क्या, चलो समझते हैं। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, तो जनरल पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर के इक्वल राइट्स होते हैं, एवरी पार्टनर हैज अ इक्वल राइट, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप comes into existence according to provision of Indian Partnership Act 1932, वो तो हमने ऊपर ही देख लिया था बच्चों। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पर टाइप आ जाता है पार्टनरशिप एट विल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि जब तक हम चाहेंगे बिजनेस चलाएंगे, जब नहीं चाहेंगे बिजनेस नहीं चलाएंगे, यानी डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द पार्टनर। मन किया तो बिजनेस रन करो, नहीं मन किया तो शट डाउन कर दो, डिसॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये होता है पार्टनरशिप एट विल। व्हेन देयर इज नो प्रोविजन, कुछ प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रिगार्डिंग द टाइम पीरियड फॉर पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ऐसे टाइप के पार्टनरशिप को किस में रखा जाता है बच्चों, पार्टनरशिप एट विल में रखा जाता है, ठीक है। सच पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी इजिली डिसॉल्व। अब ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग इजिली डिसॉल्व कर सकते हैं, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो एनी प्रोविजन इन द एग्रीमेंट, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लो क्या करना है, ठीक है। एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू लीव पार्टनरशिप एट एनी टाइम, यानी अगर किसी को पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ना है तो वही छोड़ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। अब अगर हमने पार्टनरशिप किया है फॉर पर्टिकुलर पीरियड 6 महीना 1 साल या फिर कितने भी सालों का, तो उतने सालों तक तो हमें बिजनेस को रन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक टाइम सच पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। समझ में आया। जब हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड, तो फिर ऐसे टाइप के पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कहा जाता है बच्चों, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड कहा जाता है। तो ये हो सकता है 6 महीने का, 1 साल का। सच पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, यानी ये कब डिसॉल्व होता है, जब पर्टिकुलर पीरियड एक्सपायर हो जाता है। 1 साल का हमने पार्टनरशिप किया था, 1 साल बीत जाएगा, बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर, यानी हमें कोई काम करना था, कोई पर्टिकुलर काम करना था, जैसे मान लीजिए सड़क बनवानी है, तो उस सड़क को बनवाने के लिए हमने पार्टनरशिप किया था। तो जब ये काम खत्म हो जाएगा तो हमारा पार्टनरशिप भी क्या होगा बच्चे, खत्म हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म फॉर पर्टिकुलर वेंचर और बिजनेस सच पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म पर पर्टिकुलर वेंचर। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बनाना है, तो डैम का काम पूरा हुआ, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म। रोड्स या फिर ब्रिजेस बनवाने, सेलिंग ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स, किसी प्रोडक्ट का सीजन आया तो वो हमें बेचना है, तो उसके लिए हमने पार्टनरशिप किया था। तो जब वो सीजन खत्म तो हमारा पार्टनरशिप भी हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलिए बी देख लेते हैं बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द, इसका प्रोविजन क्या है बच्चों, देखिएगा इसका एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एज फॉलोज। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर और दूसरा होता है प्यारे बच्चों जनरल पार्टनर, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब क्या होता है, देखो जितने भी हमारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होते हैं उसमें शुड हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, है ना।
और दोनों में से एक होना चाहिए भाई, भारत का, इंडिया का तो होना ही चाहिए। तो ये बात है यहाँ पे। तो ऐसे पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम से जाना जाता है। एंड बच्चों जनरल पार्टनर, अब जो बाकी बचे पार्टनर, इन दो को छोड़ करके बाकी जो है वो जनरल पार्टनर की कैटेगरी में आएंगे। तो इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑल अदर पार्टनर्स क्या होते हैं, जनरल पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफर्स सम पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू द पार्टिसिपेंट्स। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, है ना, लायबिलिटी प्रोटेक्शन क्या किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिविजुअल पार्टनर, मतलब पार्टनर का क्या होता है, लायबिलिटी बच्चों लिमिटेड होता है ना, आर नॉट पर्सनली, वो पर्सनली लायबल नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर किसी ने गलत किया तो उसके लिए सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, है ना। या फिर और फॉर द डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस का डेट्स है ना, कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए भी, जैसे उसमें क्या होता है, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते थे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा, अगर किसी ने गलत किया तो उसको ही भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लो भाई, फाइनली हमने पार्टनरशिप खत्म कर लिया और अब हम आ चुके हैं बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली पे। तो ये तो हम पढ़ने वाले हमारे अगले वीडियो में ही, है ना, लेक्चर नंबर 3 में उसको कवर करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया जरा एक बार बता देती हूँ। देखो देखो देखो, आ जाओ, ये देखो पार्टनरशिप फॉर्म का बच्चों हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, ये सब 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 ये भी है ना। तो पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे हो चुका है फिनिश्ड। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।